हेलो एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशंस। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ट्रू फिश आउट ऑफ द फॉलोइंग: कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश एंड कैट फिश। तो यहाँ पे द वन विच इज ट्रू फिश दैट इज कैट फिश। क्यों? क्योंकि ये आपकी बिलोंग करती है क्लास स्पाइसिस को, ठीक है। या ये कैसी है? हमारी बोनी फिश है, बोनी फिश है, ठीक है। इस फिश के पास क्या है? फिश के पिक्यूलर कैरेक्टर्स जो कि गिल्स और फिन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर सी में देखें सिल्वर फिश, तो हम सबको पता है कि सिल्वर फिश बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा कभी आपने अपनी ओल्ड इसमें देखा होगा, कुछ इंसेक्ट लगते हैं सिल्वर कलर के, है ना, दे आर कॉल्ड सिल्वर फिश। या तो कुछ जैसे हम क्लोथ स्टोर करके रखते हैं तो कई बार वहां पे भी ये इंसेक्ट लग जाता है, ठीक है। तो सिल्वर फिश बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा, इसको ध्यान से पढ़ना है आपने। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन जेलीफिश। तो जेलीफिश क्या है? इट बिलोंग्स टू फाइलम सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा इसको ये बिलोंग करता है। इसका नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है ऑरेलिया। ऑरेलिया। और जबकि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है कटल फिश, तो इट इज ए मलस्क। इट इज अ मलस्का, ठीक है। ये क्या है? हमारा सिफेलोपोड है। मलस्का की क्लास सिफेलोपोडा को ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रू फिश है दैट इज कैटफिश हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट? हमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताना है। फर्स्ट देखिए, निमाटोड, राउंडवर्म्स, सिलोनिड। जो निमाटोड्स होते हैं, जो हमारी क्लास एस्केल हेलमिंथीज है, आल्सो नोन एज एस्केल हेलमिंथीज, है ना, दे आर also called as roundworms and they are pseudocoeloid. It is a true statement. Then calcarea. Calcarea mean they belong to phylum Sponges. They have gastrovascular cavity, yes, and they are acoeloid. The coelom is present there in their cavity. Okay. Next देखो Echinodermata. Coelom present होता है, coelom present होता है इनमें. They have a true coelom, yes. Bilateral symmetrical. They are bilateral symmetrical? No. They are radial symmetrical. They are radial symmetrical. अगर आप एक स्टारफिश को कंसीडर करेंगे तो स्टारफिश कैसी है? बाइलेटरल, रेडियल सिमेट्रिकल होती है, ना कि बाइलेटरल। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास प्लेटीहेलमिंथीज। दे हैव गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यस दे हैव। दे आर नोन एज फ्लैटवर्म्स, यस दे डू। एंड दे आर असिलोमेट, दैट दे डू नॉट हैव सिलोमिक कैविटी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इस बाइलेटरल सिमेट्री की वजह से हमारी जो स्टेटमेंट नंबर सी है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। Right? This question, which of the following is not an example of autoimmune disease? Not an example of autoimmune disease. तो अगर यहाँ से हम देखें, अगर इन ऑप्शंस आप केयरफुली देखो तो आप देखोगे कि सोरियासिस जो है दैट इज ऑटोइम्यून डिजीज। ये एक स्किन कंडीशन है, एक स्किन कंडीशन है। फिर हमारे पास आता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो अगेन ये क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि जॉइंट्स को इफेक्ट करती है। उसके बाद आता है एडिसन डिजीज। तो अगेन ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड में मालफंक्शनिंग की वजह से होती है, एड्रिनल हार्मोन्स की वजह से होती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो हीमोफीलिया है दैट इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? हीमोफीलिया। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया जो है वो है हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पे क्या है? कुछ हमारे ब्लड क्लॉट फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, वो डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से जो हीमोफीलिया है दैट इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म इज नॉट रेकमेंडेड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग? इस तरह के एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपने केयरफुली देखने हैं, और बुक में भी जहाँ पे मिलती है एक्सेप्शन किसी भी तरह की, आपको वो केयरफुली रीड करनी होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज फेरिटीमा पोस्ट्यूमा। फेरिटीमा पोस्ट्यूमा, इनको हम टाइप स्टडी में भी स्टडी करते हैं, है ना। तो ये जो आपकी स्पीसीज है एंड इट इज कॉमन इंडियन अर्थवर्म, कॉमन इंडियन अर्थवर्म। लेकिन इसको हम वर्मी कंपोस्ट के लिए रेकमेंड नहीं करते हैं। बाकी जो हमारी स्पीसीज है, एल्डुलिस होगी, इजीनिया होगी, पेरिनॉक्स होगी, दे आर ऑल रेकमेंडेड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, इट इज ऑल्सो पॉपुलर वर्मी कंपोस्टिंग स्पीसीज एंड इट इज ऑल्सो यूज इन वर्मी कंपोस्टिंग। सबको पता है वर्मी कंपोस्ट क्या है? ये टर्म भी आपने ध्यान रखनी है, ये टर्म भी आपने ध्यान रखना है। इसमें क्या है? देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जाएगा
विद द हेल्प ऑफ वर्म्स, अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स। ठीक है, इसके कई यूनिट्स प्लांट्स भी लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, these type of glands are present somewhere else and their secretion at somewhere else through blood. Such glands are called. इस तरह की ग्लैंड्स को हम क्या नाम देते हैं? एक्सोक्राइन, एक्राइन, एंडोक्राइन या पैराक्राइन। तो हम इन ग्लैंड्स को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक सिमिलर एग्जांपल हम समझेंगे। हमारे ब्रेन में देयर इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, सबको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है? ये हमारे गोनैड्स, टेस्टिस, ओवरी, उनको भी स्टिमुलेट करती है। तो ये हमारे बोन्स, उनकी ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर रही है। या तो हमारा किडनी है, वहाँ के जो हार्मोन्स हैं एड्रेनालिन और एड्रेनालिन या कोर्टिसोल, उनको भी इफेक्ट करती है। तो इस तरह की ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? जो अपनी सिक्रीशन को किसी डक्ट में सिक्रीट करेगी। ठीक है, और वो डक्ट क्या है? सीधे सीधे क्या है? एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे ओपन करेगी। जैसे एग्जांपल क्या है इनका? हमारी स्वेट ग्लैंड्स होगी या सलाइवरी ग्लैंड्स होगी। ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन को डक्ट्स में स्प्लिट करेंगी और ये डक्ट्स क्या है? ये डायरेक्टली ओपन करेंगी इंटरनल सरफेसेस पे या एक्सटर्नल सरफेसेस पे। जबकि जो एक्राइन ग्लैंड होती है, दे आर टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही टाइप है दैट रिलीजेस स्वेट, जो कि स्वेट रिलीज करती है बॉडी में। और पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है? ये पैराक्राइन ग्लैंड्स क्या है? जो कि अपने नियर बाई सेल को ही इफेक्ट करेगी, जो कि अपने नियर बाई सेल को ही इफेक्ट करेगी। यहाँ पे ब्लड स्ट्रेन इवॉल्व नहीं होता है, ब्लड इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये जो ग्लैंड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको भी आपने ध्यान रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स? 87 आर्टिकल्स। इट इज ICZN। ठीक है, और ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं 87 आर्टिकल्स हैं, इनका काम क्या है? दे गवर्न द नेमिंग ऑफ एनिमल, द नेमिंग्स ऑफ एनिमल्स। हम एनिमल्स को कैसे नॉमेनक्लेचर करें, उनको ये गवर्न करता है। अगला क्वेश्चन देखो, इन इंसेक्ट्स फिरोमोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स? देखो फिरोमोन्स के ऊपर हमने कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे, या तो इस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में या तो अदर यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर्स में। तो आपने ये जो इंसेक्ट के जो हार्मोन्स हैं, एलोमोन्स हो, कैरोमोन्स हो, फिरोमोन्स हो, इन सबको आपने अच्छे से स्टडी करना है। तो इंसेक्ट में जो फिरोमोन हार्मोन होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय ऑल ऑफ द अबव ग्लैंड्स। थोरेसिक ग्लैंड सिंथेसाइज करती हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ग्लैंडुलर एपिडर्मल सेल्स, ये सब क्या करते हैं? इन हार्मोन्स के सिक्रीशन को करते हैं। ठीक है, इस हार्मोन का काम क्या है? ये इंसेक्ट्स में कम्युनिकेशन का काम करता है, ये इंसेक्ट में कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ पर्सन इज हैविंग एंटीजन ए बी आर एच एंटीजन ऑन हिज आरबीसीज, लेट्स से दिस इज आरबीसी, और इसके पास क्या है? ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, और साथ में क्या है? आर एच एंटीजन भी बैठा हुआ है। देन दैट पर्सन ब्लड ग्रुप विल बी, तो इस सिचुएशन में ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा? ए बी पॉजिटिव। जहाँ पे आर एच प्रेजेंट हो, आर एच अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, और अगर आर एच एंटीजन नहीं है तो उस केस में क्या है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप रहता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप रहता है। ठीक है, ए के पास क्या होगा? ए पॉजिटिव के पास क्या होगा? ए एंटीजन होगा, साथ में आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट रहेगा। बी नेगेटिव के पास क्या होगा? बी एंटीजन तो है लेकिन आर एच एंटीजन यहाँ पे नहीं है। और ए बी नेगेटिव में क्या है? इसके पास एक ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन आर एच एंटीजन यहाँ पे नहीं है। फाइन, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल अगेंस्ट इंसेक्ट is use of, the answer here is, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या यूज करते हैं? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में सबसे पहले ध्यान रखना कि हम नेचुरल ऑर्गेनिज्म का ही यूज करेंगे, नेचुरल ऑर्गेनिज्म का ही यूज करेंगे। जैसे कुछ प्रीडेटर्स हो गए या हमारे पैथोजेंस हो गए या पैरासाइट्स होंगे, तो ये क्या करते हैं? हमारे पेस्ट की पॉपुलेशन को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हम हर्बिसाइड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ हम यूज करते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज का, वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज का, जो कि क्या आ गए? हमारे नेचुरल ऑर्गेनिज्म आ गए। फाइन, जो कि हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, इनका काम क्या होगा? ये हार्मोन को रेगुलेट करने, ये हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकता है, इंसेक्ट्स के हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन इंसेक्ट कंट्रोल में इसका कोई रोल नहीं है एज सच। फाइन, तो रिमेंबर दिस पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज परमिएबिलिटी जंक्शन बिटवीन द सेल्स?
वेरी इजी क्वेश्चन. द आंसर हियर इज गैप जंक्शंस. तो गैप जंक्शन जो है ये होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बीच में, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में ये गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन. सेल टू सेल कम्युनिकेशन, कई बार ये वाली टर्म भी आपसे पूछी जाती है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन. इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स का या आइंस का डायरेक्टली पासेज को एलो करेंगे. पासेज को एलो करें, हमें पता है ना कुछ सेल्स हमारे परमिएबल होते हैं, दे एलो द एंट्री ऑफ सम आयंस और मॉलिक्यूल्स. सो दोज टाइप ऑफ सेल्स हैव these type of junctions, gap junctions. ठीक है. और उसके बाद अगर हम टाइट जंक्शंस को देखें तो टाइट जंक्शंस क्या होते हैं, ये भी अगेन हमारे एडजेसेंट सेल्स के बीच में ही होते हैं, लेकिन ये परमिएबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, किसी तरह का पासेज नहीं होता यहाँ पे. फिर हमारे पास आते हैं हेमीडेस्मोसोम्स. तो इनका काम क्या है, ये सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं. इनमें किसी तरह की सेल टू सेल परमिएबिलिटी का रोल नहीं होता है. और उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट में डेस्मोसोम्स. तो डेस्मोसोम्स का क्या मतलब है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. इसका मतलब ये है ये सेल्स को सिर्फ अडियर करके रखेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच करके रखेंगे. राइट. तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए इस सीरीज में. अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में. अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड.